हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 2। और पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका और उसे अपलोड कर दिया हूँ चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। जो बोल्शेविक्स थे वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी का भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज था, जो बैंक था, वो नेशनलाइज कर दिया गया नवंबर 1917 में। नेशनलाइज कर दिया गया मतलब कोई भी एक इसका प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा, सभी स्टेट का होगा या कंट्री का होगा या गवर्नमेंट का होगा, जो भी गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये कि जो गवर्नमेंट है वो ओनरशिप संभालेगा और मैनेजमेंट संभालेगा, और जो लैंड है वो डिक्लेयर कर दिया गया सोशल प्रॉपर्टी। जितने भी पीजेंट्स थे उनको ये बोल दिया गया, उनको अलाउ कर दिया गया कि नोबिलिटी के सामने जितना भी जमीन है उसको जाके कब्जा कर लो। सिटीज में जो बोल्सिविक्स थे वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, जो बड़े बड़े हाउसेस थे, उसको फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से पार्टीशन कर लिए। मान लीजिए एक बड़ा बिल्डिंग है, उसमें 15-20 रूम है, तो उसमें 2-3 फैमिली आके रहने लगे उनके फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर एक फैमिली में कम मेंबर है तो वो लोग कम रूम लिए, एक फैमिली में ज़्यादा मेंबर है तो ज़्यादा रूम लिए, इसी के हिसाब से वो लोग पार्टीशन कर लिए। और वो जो पुराने ओल्ड टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी के, वो यूज़ करना बंद कर दिए। ये सब बदलाव आ रहा था, ये सब बदलाव को दिखाने के लिए नए नए यूनिफॉर्म डिज़ाइन किए गए, आर्मी के लिए, ऑफिसर्स के लिए। और इसके लिए क्लोथिंग कंपटीशन भी हुआ 1918 में। और तभी सोवियत का एक हैट डिज़ाइन हुआ, उसको चूज़ किया गया। ये जो हैट दिख रहा है ये चूज़ किया गया। जो बोल्शेविक पार्टी था उसका नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। 1917 नवंबर में जो बोल्शेविक्स थे वो इलेक्शंस कंडक्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। बोल्शेविक्स को यानी कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। जनवरी 1918 में जो असेंबली है, बोल्शेविक के जितने भी मेजर्स हैं, मतलब जितने भी विचार है, आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिए और लेनिन डिसमिस हो गया असेंबली से। वो सोचा कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस, मतलब वो ज़्यादा स्थिर है, ज़्यादा स्टेबल है देन दूसरे असेंबलीज। मार्च 1918 में ओपोजिशन हुआ उनके पॉलिटिकल अलाइज के जरिए, लेकिन जो बोल्शेविक्स थे वो जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क में पीस हासिल कर लिए, यानी कि जो वर्ल्ड वार 1 हो रहा था वो ख़त्म कर दिया जर्मनी के साथ मिलकर। उसके बाद वाले सालों में जो बोल्शेविक्स थे, बस एक ही पार्टी था जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स का। और इसी पार्टी का पार्लियामेंट बन गया कंट्री में, एक ही पार्टी। और रसिया इसीलिए वन पार्टी स्टेट बन गया। जितने भी ट्रेड यूनियंस थे उसको पार्टी कंट्रोल में रखा गया। और एक सीक्रेट पुलिस जिसको चेका फर्स्ट और बाद में ओजीपीयू और एनकेवीडी भी बोला जाता था, ये एक सीक्रेट पुलिस था जो इस पार्टी ने रखा। और ये पार्टी का काम ये था कि जो भी बोल्शेविक्स को ओपोज करता था, क्रिटिसाइज करता था, उसको वो पनिश करता था। बहुत सारे यंग राइटर्स और आर्टिस्ट पार्टी के साथ मिल गए, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो पार्टी है सोशलिज्म के लिए लड़ रहा है और बदलाव के लिए लड़ रहा है। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए आर्ट्स और आर्किटेक्चर में। तो उसमें क्या हुआ ना, एक सेंसर पार्टी जो था सेंसरशिप को एनकरेज किया, सेंसरशिप अपना लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे ये लोग भी तो सेंसरशिप कर रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलने नहीं दे रहे, इटीसी इटीसी। द सिविल वॉर। तो जब बोल्सिविक्स ऑर्डर दे दिया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, लैंड सब में दोबारा लैंड बांट दिया जाएगा, तो जो रशियन आर्मी है वो धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि जो सोल्जर्स थे ज़्यादातर पीजेंट्स से थे, और वो घर जाना चाहते थे ताकि जो लैंड है उनको मिल सके। और ऐसे करके सारे लोग चले गए। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, मतलब जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट यानी कि जो बोल्शेविक से नहीं थे, और जो लिबरल्स थे और उनके जो सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, वो बोल्शेविक को विरोध किए। और उनके जो लीडर्स थे वो साउथ रशिया चले गए और ट्रूप इकट्ठा करने लगे ताकि बोल्शेविक यानी कि जो रेड्स है उनसे लड़ सके। ड्यूरिंग 1918-1919 जो ग्रीन्स जिसको सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज बोलते थे, और जो वाइट्स जो प्रो सैरिस्ट थे,
वो ज़्यादातर रशियन एम्पायर को कंट्रोल करते थे और उनको सपोर्ट कर रहा था फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। क्योंकि ये इसलिए सपोर्ट कर रहे थे ताकि उनको डर था, वो परेशान थे रशिया में सोशलिज्म आ जाने के वजह से। तो ये जो ट्रूप्स थे और जो बोल्शेविक्स थे, वो लड़ाई किए, सिविल वार हुआ, लूटिंग हुआ, गुंडागर्दी हुआ और फैमिन, ये सब कॉमन हो गया। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे, यानी कि जो वाइट, वो बहुत सारे हार्श स्टेप्स लिए पीजेंट्स के ऊपर जो जमीन ले लिए थे। और ये जो एक्शंस हुआ, इसके वजह से जो नॉन वॉल्सिव्स के जो सपोर्टर थे वो कम गया, मतलब वो अपना पॉपुलैरिटी खो दिए। जनवरी 1920 में जो बोल्सिविक्स थे, ज़्यादातर एरिया को कंट्रोल में रख लिए थे रशियन एम्पायर का। वो इसलिए सक्सेस हुए क्योंकि जो कोऑपरेशन था नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जैडिजिस्ट का, यानी कि जो बोल्सिविक्स थे नॉन रशियन नेशनलिस्ट और जो मुस्लिम जैडिजिस्ट लोग थे उनके साथ मिलकर कोऑपरेट किए। और जहां जहां पर रशियन कॉलोनिस्ट और जहां जहां पर बोल्सिविक लोगों के बात नहीं सुने, लोग उसके साथ नहीं मिले, तो बोल्सिविक लोग उनसे मुंह फेर लिया और आ, खून खराबा हुआ। जैसे खीवा जो सेंट्रल एशिया में है, बोल्सिविक कॉलोनिस्ट बहुत ज़्यादा खून खराबा किए, ठीक है, वहाँ के जो लोकल नेशनलिस्ट हैं उनके साथ, ये बोल के कि वो सोशलिज्म को बचा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर बोल्शेविक गवर्नमेंट कर क्या रहा है, ये बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो ये सब जो सिचुएशंस हुए, मतलब लोग कंफ्यूज थे बोल्शेविक आखिर कर क्या रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए ज़्यादातर जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, आ, उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दिया गया, यानी कि वो खुद को गवर्न कर सकते, मतलब अलग अलग नेशनलिटीज़ के ग्रुप थे और वो नॉन रशियन भी थे, अलग अलग कम्युनिटी था, अलग अलग सोवियत था, उनका अलग अलग काउंसिल था। तो इनको अपना खुद का ऑटोनॉमी दे दिया गया। यूएसएसआर क्या था? यूएसएसआर रशियन एम्पायर से बनाया गया था, मतलब रशिया का जो एम्पायर था उसमें बहुत सारे जो काउंसिल थे, बहुत सारे जो यूनियन थे अलग अलग कम्युनिटीज के, उनको सबको मिला के ये बनाया गया था सोवियत यूनियन यूएसएसआर। और यहाँ पर बहुत सारे काउंसिल्स थे, सभी काउंसिल्स को लोगों को बोल दिया गया तुम लोग खुद को गवर्न कर सकते हो। तो ये जो था, मतलब अलग यूएसएसआर में अलग अलग तरह के काउंसिल के लोग थे, तो सब एक तरह से थोड़ी ना सबको गवर्न करेंगे, सब लोग अलग अलग तरीके से गवर्न किए, जिसके वजह से कुछ लोगों का गवर्निंग उनको पसंद नहीं आया, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उनको पसंद नहीं आया। और जो बोल्सिविक्स थे वो लोकल गवर्नमेंट को फोर्स करते थे, ये फॉलो करो वो फॉलो करो। उसी तरह एक केस हुआ था नोमैडिज्म का। नोमैड्स तो आपको पता होगा, वो लोग जो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, मतलब उनका एक जगह कहीं घर नहीं होता। तो ये जो नोमैडिज्म लोग थे, ये बहुत डिस्करेज हुए थे बोल्सिविक्स लोगों से। और बोल्सिविक लोग ये चाह रहे थे कि कैसे अलग अलग नेशनलिटीज़ वाले लोगों के ऊपर जीत हासिल करें। और ये जो उनका स्टेप था ये पार्टली सक्सेसफुल हुआ था, उतना भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सिविल वार के टाइम जो बोल्सिविक्स थे, इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिए थे और वो पीजेंट्स को परमिशन दे दिए कि तुम लोग लैंड को कल्टीवेट कर सकते हो, जो सोशलाइज कर लिया गया, मतलब जो नोबेल्टी वाले लोगों से छीन लिया गया था। बोल्सिविक्स यूज कॉन्फिस्केटेड लैंड्स टू डेमोस्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क वुड बी। कॉन्फिस्केटेड लैंड मतलब जो चर्च वाले लोगों का जो लैंड होता था, जो बड़े बड़े नोबल के लैंड होता था, मतलब एक ही उसका ऑनर था ना। लेकिन बोल्शेविक लोग ये दिखा दिए कि अगर उनका जमीन हम लोग छीन लेंगे और लोकल लोग मिलके कितने अच्छे से काम कर सकते हैं उस पर, सारे लोग मिलके। और एक प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस। सेंट्रलाइज प्लानिंग का एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या होगा, एक सेंटर से सभी चीज़ें डिसीजन लिया जाएगा, क्या करना है नहीं करना। और जो ऑफिशियल्स था वो 5 साल का टारगेट फिक्स कर लिया कि कैसे इकोनॉमी को बढ़ाना है, कैसे इकोनॉमी काम करेगा। तो इसी के हिसाब से वो 5 ईयर का प्लान बनाया। और जो गवर्नमेंट था वो सभी प्राइसेस को फिक्स कर दिया ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। तो पहला दो प्लान्स हुआ था 1927 से 1932 तक और 1933 से 1938 तक।
और ये जो सेंट्रलाइज प्लानिंग का जो आइडिया था, इसके वजह से बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इंडस्ट्रियल का जो प्रोडक्शन था इंक्रीज हो गया 1929 से 1993 तक बाय 100%। इन केस ऑफ ऑयल, कोल और स्टील, इनका जो प्रोडक्शन था 100% इंक्रीज हो गया था। और नए नए फैक्ट्री सिटीज बन रहे थे। तो ये जो रैपिड कंस्ट्रक्शन, इतने जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, इसकी वजह से वर्किंग कंडीशंस खराब होते जा रही थी वर्कर्स का। एक सिटी है मैग्नीटोगोर्स, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ था स्टील प्लांट का, वो 3 सालों में किया गया। और वर्कर्स यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से रह रहे थे। और इसके वजह से क्या हुआ, 550 बार काम उनका रुका पहला साल में। लिविंग क्वार्टर जो थे विंटर टाइम में, मतलब ठंडे के टाइम में जो लिविंग क्वार्टर्स होते थे जहाँ पर वर्कर्स रहते थे, 40 डिग्री बिलो, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस में लोगों को फोर्थ फ्लोर से नीचे आना पड़ता था और रोड क्रॉस करना पड़ता था, स्ट्रीट क्रॉस क्रॉस करके उनको टॉयलेट जाना पड़ता था ठंडे के टाइम में, -40 डिग्री में उनका ये हाल था। एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम मतलब वो लोग जब काम करेंगे, काम करने के बाद एक स्कूल जाएंगे जहाँ पर वो, मतलब जो भी वर्कर पढ़े लिखे नहीं है, काम के बाद एक स्कूल जाएंगे जहाँ पर उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे अरेंजमेंट किए गए फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ में एंटर कर सके। क्रीचेज वेर एस्टेब्लिश, क्रीचेज बनाया गया फैक्ट्रीज के आसपास, ताकि जो वुमेन वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं, तो उनको तो काम पे लेके नहीं जा सकते ना, तो क्रीचेस में वो छोड़ के जाते थे। और सस्ते पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वेयर सेटअप फॉर वर्कर्स, वर्कर्स का जो क्वार्टर है थोड़ा मॉडर्न स्टैंडर्ड तरीके से सेटअप किया गया। तो ये सब सभी चीज़ें जो हो रहा था, हर तरफ इक्वली नहीं हो रहा था, अनइक्वली हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने जो रिसोर्सेस होते हैं, जो पैसे होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए ये देख सकते हैं बच्चे स्कूल में सोवियत रशिया इन द 1930s, और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो बच्चा है उसका एक फ़ोटो दिखाया गया है। और ये फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल है 1930s का। स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, तो ये जो पीरियड था अर्ली प्लांट इकोनॉमी का, इसमें बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हुए एग्रीकल्चर को लेके। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब हम लोग जानेंगे आगे। 1927 से 1928 जो टाउन थे सोवियत रसिया में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ग्रेन सप्लाईज का, खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और जो गवर्नमेंट है, प्राइसेस फिक्स कर दिया था कि पीजेंट्स को इन प्राइसेस में ग्रेन को बेचना है। लेकिन जो पीजेंट्स थे वो मना कर दिया कि हमें इन प्राइसेस में, गवर्नमेंट जो प्राइसेस फिक्स किया है इस प्राइसेस में नहीं बेचना ग्रेन्स को। स्टालिन जो था, ये रहा स्टालिन, वो थे हेड पार्टी बोल्शेविक्स के डेथ ऑफ लेनिन के बाद। लेनिन जब मर गया था उसके बाद जो हेड थे पार्टी के, वो थे स्टालिन। वो एक इमरजेंसी मेजर लेते हैं, एक तुरंत इमरजेंसी डिसीजन लेते हैं। वो ये बिलीव करते थे कि जो रिच पीजेंट्स है, जो अमीर पीजेंट्स सब है, जो ट्रेडर सब है, जो कंट्री साइड में रहते हैं, वो बहुत सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं ग्रेन्स का, और वो इस उम्मीद में रखे कि जब प्राइस बढ़ेगा तब उसको बेचेंगे। तो ये जो पीजेंट सब ऐसा कर रहे थे, इसको रोकने के लिए सप्लाईज को कन्फिस्केट कर दिया गया, छीन लिया गया। 1928 में जो पार्टी मेंबर्स थे वो टूर में गए जहाँ पर भी ग्रेन प्रोड्यूस होता है, और वहाँ पर सुपरवाइज किए एनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस को और रेडिंग कुलकर्स, यानी कि जो भी ग्रेन कलेक्शन हो रहा था उसको अपने कंट्रोल में ले लिए। और कुलक्स, उनको रेड किए। कुलक्स वो लोग होते हैं जो अच्छे पीजेंट्स होते हैं, अच्छा खासा कमा रहे होते हैं। तो शॉर्टेजेस बढ़ता गया, और ये डिसीजन लिया कि फार्म्स को कलेक्टिवाइज कर दिया जाए। कलेक्टिवाइज मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट्स को मिला के एक बड़ा प्लॉट बना दिया जाए। ये आर्ग्यूमेंट हो रहा था कि जो ग्रेन शॉर्टेजेस हो रहा है वो छोटे छोटे ज़मीन में जो होल्डिंग्स है उसके वजह से हो रहा है, मतलब जो पीजेंट्स को छोटे छोटे ज़मीन मिल गए थे उसके वजह से हो रहा है। 1917 के बाद लैंड जो था पीजेंट्स को दे दिया गया था, और ये जो छोटे छोटे पीजेंट थे वो मॉडर्नाइज नहीं हो सकते, मतलब छोटा सा खेत है उसमें अब मॉडर्नाइज कैसे करें उसको, कैसे वहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह ला के, हार्वेस्टर वगैरह ला के उस पर खेती कर सकते हैं। तो मॉडर्न फार्म डेवलप करने के लिए और उसको सही से चलाने के लिए, मशीन्स वगैरह से चलाने के लिए कुलक्स को एलिमिनेट करना ज़रूरी था। और जितने भी लैंड है पीजेंट से ले गया गया, और उसको एक स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म बना दिया गया। मतलब एक छोटा सा फार्म है, एक छोटा छोटा प्लॉट है, मान लो अलग अलग यहाँ पर पीजेंट सब काम करते हैं, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के एक बड़ा खेत बना दिया गया,
ताकि इसमें वो लोग मॉडर्नाइज तरीके से एग्रीकल्चर कर सकें और ज़्यादा फसल होगा तो ये जो फूड ग्रेन का शॉर्टेज है ये नहीं होगा। तो उसके बाद जो स्टालिन्स का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1929, जो पार्टीज थे सभी फोर्स किए पीजेंट को कि कलेक्टिव फार्म्स में काम करो तुम लोग, ठीक है। तो ये सारे जो छोटे छोटे ज़मीन है इसको मिला के एक बड़ा ज़मीन बना दिया गया था। और मतलब छोटे छोटे ज़मीन थे तो छोटे छोटे पीजेंट्स के नाम पे थे, लेकिन इनका जो ओनरशिप है वो कलेक्टिव फार्म्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और पीजेंट्स ये फार्म्स में लैंड में काम कर रहे थे, और जो कोलखोज जो कलेक्टिव फार्मिंग से जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो शेयर कर दिया जा रहा था। पीजेंट गुस्से में थे और वो बहुत सारे ऑथोरिटीज़ को रेजिस्ट किए और उनके मैक्सिमम लाइफ स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब जो भी जानवर वो लोग रियर वगैरह करते थे। 1929 से 1931 में जो कैटल का जो नंबर है, जो क्वांटिटी है वो वन थर्ड गिर गया। और जो कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट किए उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया गया, मतलब अथॉरिटी के जो लोग भी खिलाफ गए, जो भी पीजेंट्स खिलाफ गए उनको पनिश किया गया। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को एग्जाइल कर दिया गया। डिपोर्ट यानी कि दोस्त देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, एग्जाइल मतलब भी वही, उनको ज़बरदस्ती बोला गया कि बाहर ही रहो। तो ये लोग जो रजिस्ट कर रहे थे कलेक्टिवाइजेशन, पीजेंट्स ये आर्ग्यू किया कि वो लोग अमीर नहीं है और वो लोग सोशलिज्म के खिलाफ भी नहीं है, ठीक है। तो वो लोग ये नहीं चाहते थे कि कलेक्टिव फार्म्स में काम करें, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे रीजंस थे। हो सकता है मान लो आजू बाजू वाले खेत वाले लोगों के साथ दुश्मनी हो, इसलिए वो लोग साथ में मिल के काम करना नहीं चाहते थे, फिर और कोई रीज़न हो सकता है। स्टालिन का जो गवर्नमेंट था वो अलाउ किया कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर को, और कुछ कल्टीवेटर्स को अनसिम्पैथेटिकली ट्रीट किया, उनके लिए कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाया। तो ये जो कलेक्टिवाइजेशन था, प्रोडक्शन जो था इमिडिएटली नहीं बढ़ गया, कलेक्टिवाइजेशन के वजह से जो प्रोडक्शन था जल्दी नहीं बढ़ा। और एक बैड हार्वेस्ट हुआ 1930 से 1933 के बीच में, जिसके वजह से बहुत बड़ा फैमिन आया, भूखमरी आया, और बहुत सारे लोग सोवियत हिस्ट्री में मारे गए, करीब 4 मिलियन लोग, 40 लाख लोग। बहुत सारे जो लोग थे सेम पार्टी के, वो लोग क्रिटिसाइज किए कि उनके बीच में कन्फ्यूजन चल रहा था कि ये क्या हो रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ये प्लान्ड इकोनॉमी में और कलेक्टिवाइजेशन में, सब क्या क्या हो रहा है। स्टालिन और उसके सिंपैथाइजर्स, स्टालिन और उसके जो भी फॉलोअर्स थे, इन लोगों को क्रिटिक्स बोलने लगे, मतलब जो भी सेम पार्टी के लोग थे, जिनके मन में कन्फ्यूजन था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो स्टालिन और उसके सिंपैथाइजर्स उनको बोलने लगे कि तुम लोग हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, हमारे खिलाफ क्या क्या सोच रहे हो, और तुम लोग सोशलिज्म के खिलाफ वैसे से। तो बहुत सारे एक्यूजेशंस लगाए गए कंट्री में, और करीब 1939 तक 2 मिलियन लोगों को प्रिजन्स और लेबर कैंप में डाल दिया गया। बहुत सारे लोग तो इनोसेंट भी थे जो क्राइम किए ही नहीं थे, लेकिन उनके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाया। और बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती बोला गया कि तुम लोग झूठे बयान दो, और वो लोगों को टॉर्चर करके ऐसे बोला जा रहा था, और उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया जा रहा था। और उन लोगों में से बहुत सारे लोग टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे। तो ये हाल था वहाँ का। इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, रशियन रेवोल्यूशन और यूएसएसआर का क्या असर हुआ दुनिया भर में। तो यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर उन कंट्रीज़ में बहुत सारे जो सोशल पार्टीज़ थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था जो बोल्शेविक इस तरह से पावर ले लिया था और उसको रख लिया था, मतलब उस कंट्री पे जो कब्जा कर लिया था। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी था वर्कर्स का कि ये जो एक कंट्री था वर्कर्स लोगों का कंट्री बन गया था, और दुनिया भर में लोगों का इमेजिनेशन में चला गया था, दुनिया भर के लोगों के इमेजिनेशन में फैल गया था कि इतना अच्छा ये ऐसा कंट्री, एक ऐसा भी कंट्री है जहाँ पर वर्कर्स लोगों का रूल है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे कंट्रीज़ में जो कम्युनिटीज़ पार्टीज़ थे बने इसी को लेके। और जैसे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ग्रेट ब्रिटेन का, जो बोल्शेविक्स थे वो एनकरेज करते थे कॉलोनियल पीपल को कि हमारे पाथ पे चलो, हमारे जैसे रास्ते पे चलो, हम जैसा काम किया वैसे करो। बहुत सारे जो नॉन रशियंस जो यूएसएसआर के बाहर थे, वो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए। एक कॉन्फ्रेंस था जिसका नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट, 1920 में हुआ था। और एक बोल्शेविक, और जो बोल्शेविक थे वो
फाउंड किए थे कॉमिंटन। कॉमिंटन एक इंटरनेशनल यूनियन था प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी का, मतलब अलग अलग कंट्री के जो सोशलिस्ट पार्टी थे उनका यूनियन था। कुछ लोगों को एजुकेशन मिला यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में, जो कि वर्कर्स लोगों के लिए था ईस्ट में। और सेकेंड वर्ल्ड वार होते होते, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट होने वाला था, तो जो यूएसएसआर था उसका दुनिया भर में बहुत ही वैल्यू बना चुका था, बहुत ही फेमस हो गया था, बहुत ही पॉपुलर हो गया था। 1950s आते आते लोग ये एक्नोलेज करने लगे, ये समझने लगे कि ये जो कंट्री में यूएसएसआर का गवर्न करने का स्टाइल है वो रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल्स के साथ मिल नहीं रहा। तो दुनिया भर में जहाँ पर भी सोशलिस्ट मूवमेंट हो रहा था वहाँ पर ये रिकॉग्नाइज किया गया थी सभी चीज़ें सोवियत यूनियन में ठीक नहीं है। एक बैकवर्ड कंट्री था और उसको इतना पावर मिल गया था, उसके इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे थे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन साथ साथ में जो गरीब है उनको भी खाने पीने को मिल रहा था, पेट भर के खा पी रहे थे। लेकिन उनके लेकिन उनसे जो फ्रीडम है वो छीन लिया गया था, उनको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा था सिटीजन्स को। और जितना भी कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा था वो रिप्रेसिव पॉलिसीज से करवाया जा रहा था, यानी कि जोर जबरदस्ती से लोगों से करवाया जा रहा था, जिससे कि लोग बिल्कुल भी नाखुश थे। 20th सेंचुरी के एंड में जो इंटरनेशनल रेपुटेशन था यूएसएसआर का एक सोशलिस्ट कंट्री होने का, वो कम गया, क्योंकि वो लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था। लेकिन अब भी बहुत सारे जो सोशलिस्ट आइडियल्स थे, सोशलिज्म को लेके जो भी आइडियाज था, बहुत सारे लोग उनको रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन हर कंट्री में जो आइडियाज था सोशलिज्म को लेके, उसको दोबारा सोचे जाने लगा अलग अलग तरीकों से। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।